डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर गिरीश बंजारा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत प्रथम वर्ष बीए में हिंदी पेपर नंबर 101 हिंदी कहानियाँ और उपन्यास में खंड 2 इकाई 8 सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी का विश्लेषण करेंगे। कहानी सिक्का बदल गया का विश्लेषण करने से पहले हम उसकी रूपरेखा को देख लेते हैं। रूपरेखा के अंतर्गत कहानी का उद्देश्य, प्रस्तावना, लेखक परिचय, सिक्का बदल गया कहानी का कथासार, कहानी की समीक्षा और उसके सार बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। हम सबसे पहले इस कहानी के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो बात करते समय हम यह देखते हैं कि कृष्णा सोबती की कहानी में उनका जीवन परिचय तथा उनको मिलने वाले पुरस्कार की बात करेंगे, उनकी भाषा शैली, विविध सिक्का बदल गया कहानी में उनके रूप, और भी देखते हैं। यहाँ पर सिक्का बदल गया कहानी में वर्णित देश विभाजन की त्रासदी को समझ सकेंगे। देश विभाजन से टूटते मानवीय मूल्य और संवेदनाहीन कारण भड़की सांप्रदायिकता से परिचित हो चुकेंगे। सिक्का बदल गया कहानी के पात्रों तथा संवादों द्वारा अपनी जीवन तथा अपनों के बिछड़नों का दर्द महसूस कर सकेंगे। अब आते हैं इस कहानी की प्रस्तावना के ऊपर। तो प्रस्तावना में हम देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी 1948 में रची गई थी। इस कहानी में लेखक ने 1947 में घटी देश विभाजन की ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी कहानी के अंदर रखा है। विभाजन पर आधारित अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ और भी है, जैसे हम देख सकते हैं कि मोहन राकेश की मलबे का मालिक, अज्ञे की शरणदाता, भीष्म सहानी का अमृतसर आ गया। और अब ये कहानी हुई सिक्का बदल गया। अब सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की बहुत ही चर्चित कहानी है। इस कहानी के अंदर देश विभाजन की घटना को बताया गया है, लेकिन इस कहानी की बात करते समय हम उसी की जैसी एक और कहानी है मलबे का मालिक, वो कहानी है मोहन राकेश की। तो मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक के अंदर भी ऐसे ही परिस्थिति का, ऐसी ही घटना का और ऐसी ही समस्या का उल्लेख किया गया है। इस कहानी के अंदर भी हमें देश विभाजन की समस्या को देख सकते हैं। आइए मलबे का मालिक कहानी की हम विस्तार से बात करते हैं और उसके बाद सिक्का बदल गया कहानी की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के अंदर अब्दुल गनी जैसे पात्र है, मुस्लिम पात्र है, और इसके अलावा उसका बेटा है चिरागुद्दीन, उसकी बात है, और रखे पहलवान। इन तीनों पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। अब कहानी ये बताना चाहती है कि किस तरीके से व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो बंटवारे हुए, जो देश विभाजन हुआ, उसका मार्मिक चित्रण इस कहानी के अंदर देखा जा सकता है। अब्दुल गनी विभाजन, जब देश विभाजित हुआ उस समय पाकिस्तान चले गए। अपने बेटे को कहते हैं कि आप भी पाकिस्तान चलिए, लेकिन चिरागुद्दीन को अपने मित्र रखे पहलवान पर बहुत ही विश्वास है। वो कहता है अपने पिता से कि आप जाइए, रखे के होते हुए
मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। पिता के आग्रह करने पर भी चिरागुद्दीन वहाँ से भारत से पाकिस्तान नहीं जाता है और वहाँ भारत में ही रह जाता है। लेकिन रक्के पहलवान की नीयत में खोट होती है। वह चिरागुद्दीन की संपत्ति और उसकी पत्नी और उसकी बेटियों पर उसकी नज़र होती है। जैसे ही अब्दुल गनी पाकिस्तान चला जाता है, पीछे से रक्के और उसके गुंडों को लेकर वह चिरागुद्दीन के ऊपर हमला कर देता है। वह चिरागुद्दीन को मार देता है, उसकी पत्नी और बेटियों को नाली में बहा देता है और उसके घर के ऊपर कब्जा कर लेता है। लेकिन बाद में वहाँ के कुछ और गुंडे उसी घर को आग लगा देते हैं और उस घर को मलबा बना देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। बहुत साल बाद भारत के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। अब्दुल गनी फिर से भारत में आता है और भारत में आना और वो कार्यक्रम में जाना ये तो एक सिर्फ बहाना होता है। लेकिन अब्दुल गनी को तो भारत में अपने घर पर जाना है। वो इस बात को लेकर भारत में आता है। भारत में आता है तो वो कार्यक्रम के बाद फिर से अपने घर की ओर आता है। वहाँ उसे एक मनोरी मिलता है। मनोरी अब्दुल गनी को पहचान जाता है, अब्दुल गनी भी मनोरी को पहचान जाता है। दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं, बातचीत करते हैं और मनोरी धीरे धीरे उसे अपने घर की तरफ ले जाता है, जो पहले अब्दुल गनी का घर था। मनोरी उससे बात ये भी करता है कि किस तरीके से आपके बेटे की हत्या की गई, आपकी बहू की हत्या की गई, आपके जो पोतिया थी उनको हत्या करके नाले में डाल दिया गया। लेकिन मनोरी ये नहीं बताता है कि इसकी हत्या रक्के पहलवान ने की है और अब्दुल गनी को भी पता नहीं होता है कि उसके परिवार का हत्यारा रक्के पहलवान है। बातें करते करते दोनों अब्दुल गनी के घर के पास पहुंचते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ घर नहीं होता है, वहाँ मलबा पड़ा होता है। अब्दुल गनी ये सब देखकर रो रहा होता है। रो कर फिर वो वापिस अपने घर की ओर आ रहा होता है। तब उसे रास्ते में रक्के पहलवान मिलता है। वो रक्के पहलवान को देखता है और कहता है कि रक्के, तेरे होते हुए सब ऐसा कैसे हो गया? चिरागुद्दीन को तेरे ऊपर बहुत विश्वास था। यहाँ कहानी में बहुत ही मर्म देखने को मिलता है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि रक्के पहलवान अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। वो कुछ नहीं बोल पाता है, वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है और अब्दुल गनी वहाँ से चला जाता है। मोहन राकेश ने इस कहानी में यही बताया है कि देश विभाजन के समय किस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा था, अपने परिवारों का साथ छोड़ना पड़ा था। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिसके अंदर देश विभाजन के समस्याओं को बताया गया है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि मात्र एक कहानी नहीं है मलबे का मालिक, आगे की शरणदाता भी है, भीष्म सहानी की अमर से आ गया भी है और मंटो की खोल दो। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनके अंदर हम इस समस्या को देख सकते हैं। अब हम लेखक परिचय में देखते हैं कि कृष्णा सोपती का जन्म 18 फरवरी 1925 ई में पंजाब के गुजरात जनपद जो पाकिस्तान में है। भारत विभाजन के पहले इनकी पढ़ाई लाहौर में और विभाजन के बाद शिमला में और दिल्ली में हुई थी। इनके उपन्यास है मित्रों मरजानी, यारों के यार, तीन पहाड़, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, दीनो दानिश, सूरजमुखी, अंधेरे के और ए लड़की। इनके संस्करण भी है हम अस्मत भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें सलाका सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आते हम सिक्का बदल गया कहानी के
कथासार पर, और इसी में हम इस कहानी का विश्लेषण भी करेंगे। सिक्का बदल गया कहानी। इस कहानी के अंदर भी कृष्णा सोपती ने देश विभाजन की समस्या की बात कही है। इस कहानी में मुख्य पात्र है साहनी और शाहजी। इस कहानी में यह बताया गया है कि साहनी अपनी जवानी में शादी कर कर अपने ससुराल में आती है। जब वहाँ पर आती है तो वहाँ की शानो शौकत, वहाँ की लोगों को, वहाँ के वातावरण को समझती है और पूरी जवानी, अपनी पूरा जीवन वहाँ पर ही व्यतीत कर देती है। लेकिन जब देश का बंटवारा होता है तब वो इस बात को सोचकर हैरान है कि जब वो यहाँ पर आई थी तब लोग कैसे थे, और अब यहाँ पर लोग, जैसे ही समय बदला है, लोग भी, उनकी नीयत भी बदल गई है। जब जितनी तकलीफ साहनी को शाहजी और उसके बेटे के गुजर जाने पर नहीं हुई थी, उससे कई ज़्यादा दुखी और परेशानी उसको अब हो रही है। क्योंकि समय बदल गया है, सिक्का बदल गया है, लोगों की भावनाएं बदल गई है। आज वह देखती है कि जिस शेरा को, जो उनका नौकर है, जिनको पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया है, उसको बचपन से ही अपने घर पर रखा है, जब उसके माता पिता ने उसको घर से निकाल दिया था, तभी से साहनी ने उसको अपने हवेली में रखा है, उसकी शादी कराई, उसकी बहू को अपनी बहू समझ के रखा है, उसको अपनी बेटी समझ के रखा है। आज समय बदल गया है, उसके साथ साथ शेरा भी बदल गया है। आज वही शेरा जब साहनी नई नई थी तब उसकी सारी बातें मानता था, उसके सारे हुक्म मानता था, और आज वही शेरा उसकी मौत के पीछे पड़ा है, उसकी धन दौलत के पीछे पड़ा है। वो चाहता है कि कब यहाँ से साहनी चले जाए और मैं उनकी हवेली पर और उनके धन दौलत पर अपना हक जमा लूँ। वही एक और किरदार है थानेदार। इस कहानी के अंदर थानेदार, जो साहनी का और शाहजी का बहुत ही वफादार था, लेकिन अब समय बदल गया है तो वह भी साहनी को यहाँ से निकाल कर किसी सुरक्षित जगह उसको वहाँ पर ले जाना चाहता है। ये सारी बातें देखकर साहनी बहुत दुखी है। वह चाहती नहीं है कि वह अपनी हवेली छोड़कर जाए, और क्यों जाए। शाहजी और उसके बेटे के चले जाने के बाद उसके पास था ही क्या, उसके पास अपनी हवेली ही थी। उसे याद आता है जब वो नई नई यहाँ पे आई थी तो उस शाहजी ने एक एक कमरे को, एक एक जगह को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया था। लेकिन आज समय बदल गया है, साहनी को यहाँ से जाना है। वो चाह कर भी अपनी हवेली को छोड़ नहीं पा रही है, लेकिन समय बदल जाने के कारण उसे यहाँ से जाना पड़ रहा है। बाहर गाड़ी खड़ी है, थानेदार बोल रहा है कि आइए साहनी जी, आपको सुरक्षित जगह ले चलते हैं। साहनी बहुत ही ध्यान से पूरी हवेली को देखती है और हवेली को देखते हुए वहाँ से जा रही है। वो चाहती है सबसे गले मिलकर रोए, लेकिन वो रोना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर रोएगी तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो रानी बनकर अपनी हवेली को छोड़ रही है। जाते जाते वह शेरा को पास आती है, उसकी बहू के पास आती है और शेरा से कहती है कि इस हवेली का ध्यान रखना, यहाँ की हर एक चीज़ का ध्यान रखना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। और इतना कहकर साहनी वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद थानेदार उसे सुरक्षित जगह छोड़ देता है। वहाँ पर आने के बाद साहनी जहाँ बैठी है, वहाँ बैठे बैठे ये सोच रही है कि समय बदल गया है, सिक्का बदल गया है, और सिक्का बदलने के साथ साथ लोग भी बदल गए हैं। तो यहाँ पर कहानी का शीर्षक सार्थक होता है। तो ये हुई इस कहानी का विश्लेषण। इस कहानी का विश्लेषण यहाँ पर स्पष्ट होता है।
अब कहानी की समीक्षा करते समय हमें इस बात का पता चलता है कि देश विभाजन के समय केवल एक परिवार ऐसा नहीं था या दो परिवार ऐसे नहीं थे। भारत देश के अंदर ऐसे बहुत सारे परिवार थे जिनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई धरी की धरी रख दी, अपने घर, अपने गहने, सब कुछ छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा। और जाते समय ऐसा नहीं कि वो सुरक्षित ही पहुंच गए, किसी की बहन चली गई, किसी की बेटी चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया। तो जब इन सब जाने का दुख इस कहानी के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो इस कहानी के अंदर मात्र और मात्र सहानी की बात नहीं कही गई है। हमने पीछे देखा कि मलबे का मालिक, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब्दुल गनी की बात नहीं कही गई है, चिरागुद्दीन की बात नहीं कही गई है, रखे पहलवान की बात नहीं कही गई है। उसी तरह इस कहानी के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ ना सहानी की, ना साहजी की, ना शेरा की लेखकों ने, कहानीकारों ने इन पात्रों को तो मात्र माध्यम रखा है और इन सब के इस पात्रों के माध्यम के द्वारा उस समय होने वाले सारे परिवारों की, सारे लोगों की समस्याओं को कहानी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब आता है कहानी का सार बिंदु। तो सार बिंदु के अंदर हम ये बता सकते हैं कि कहानी चाहे मलबे का मालिक हो, चाहे सिक्का बदल गया हो, देश विभाजन के समय जो समस्याएं इन कहानी के माध्यम से हम देख सकते हैं वह बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही हृदय को छू जाने वाली है। ऐसी और भी कहानी लेकर हम दूसरे लेक्चर में आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।